हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। ये हमारा है थर्ड लेक्चर आरसीडी का, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन का। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट एंड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं हमारे कंक्रीट के ग्रेड्स, कौन कौन से होते हैं और इनका क्या काम है, क्यों ज़रूरी है एक सिविल इंजीनियर के लिए ग्रेड्स को पढ़ना। ठीक है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है जो टॉपिक हमारा है, लिखा हुआ है ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट एंड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट एंड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है, कंक्रीट इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अच्छा, सबसे पहले तो कौन से कोड के तहत, पिछली बार मैंने बताया था आपको IS 456 2000 के अकॉर्डिंग ये हमारा क्योंकि हम जिस कोड को फॉलो करते हैं जब भी कंक्रीट या रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से कोई भी काम होता है, तो जो कंक्रीट से हम गाइडलाइंस लेते हैं वो है IS 456 इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 2000। और क्लॉज 6.1 टेबल 2 में इसके बारे में दिया हुआ है, कंक्रीट इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट को ग्रेडिंग दी जाती है उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। हमने पिछले लेक्चर्स में अभी तक ये समझा था कि जो कंक्रीट होता है, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है और इसको वहीं पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जहाँ पे इंड्यूस हो रही हैं, उन स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे कंक्रीट के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। बट जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे अकेला कंक्रीट जो है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट काम नहीं आ सकता, इसलिए हमें वहाँ पर कंक्रीट के अंदर कोई ऐसा मटेरियल भी इस्तेमाल करना होगा जो टेंसाइल स्ट्रेसेस को ले सके। तो फिर हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम स्टील को डालते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456 2000 स्पेसिफाइज 15 ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट। 456 2000 के हिसाब से 15 ग्रेड होते हैं, ये याद रखना है आपने। मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या है ये ग्रेड्स, लेकिन अभी याद रखो 15 ग्रेड्स हमारे टोटल होते हैं। टेबल 1.1 डेजिग्नेटेड एज M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70 एंड उसके बाद हमारा आता है M80। इन डेजिग्नेशन ऑफ द कंक्रीट मिक्स द लेटर M रेफर्स टू द मिक्स एंड नंबर। इन डेजिग्नेशन ऑफ द कंक्रीट मिक्स द लेटर M क्या हमें बता रहा है, रेफर्स टू द मिक्स, एंड द नंबर, जो इसके आगे नंबर है वो क्या रेफर कर रहा है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये याद रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK। और 15 सेंटीमीटर का क्यूब जो है, 15 सेंटीमीटर के क्यूब 28 दिन के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसी के हिसाब से इसको ग्रेडिंग दी जाती है। अब ये क्या है, मैं इसको पूरा टोटली आपको समझाऊंगा क्या है ये। द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है पॉइंट। ये एज अ सिविल इंजीनियर जब आप साइट पे जाओगे, जब आप किसी भी साइट को विजिट करोगे, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन का कोई भी प्रोजेक्ट जब आपके हाथ में आएगा, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिविल इंजीनियर का ही काम है पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देना। अब आपको यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि जो कंक्रीट होता है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है इसकी, वो अच्छी होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए ही इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो मैंने आपको पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें भी आपको बताया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जहाँ पे भी इंड्यूस होती हैं वहाँ पे आप कंक्रीट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जहाँ पे दबाव पड़ रहा है, ठीक है, लोड दबाव पड़ रहा है, उस तरह के स्ट्रेसेस को झेलने के लिए
कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपकी फाउंडेशन हो गई, फाउंडेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोर्स में हम प्लेन कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी कंप्रेसिव स्ट्रेस ही पड़ती है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है, हम उस पर चल रहे हैं तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेस, हम दबाव डाल रहे हैं उसके ऊपर। और खिंचाव कहाँ पे पड़ता है, ये चलो जब हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में आगे पढ़ेंगे उसमें मैं आपको पूरी तरह से डिस्कस कर दूंगा। अभी फिलहाल ग्रेड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ग्रेड्स को समझ लो। ग्रेड्स होते क्या हैं? देखो, कोई भी चीज़ है जो मार्केट में आपको अवेलेबल है, जैसे अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ शूज़ की। मार्केट में हम शूज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो शूज़ आपको 3 अलग अलग जगह पे मिलेंगे। ठीक है, अगर आप रोड साइड पे देखोगे तो रोड साइड पे भी आपको बहुत सारे लोग होंगे जो शूज़ बेचते हुए नज़र आएंगे और वो शूज़ जो होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शॉप पे भी आपको शूज़ जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ी कम रेंज में, मीडियम रेंज में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप शोरूम में जाते हो शूज़ तो वहाँ पे भी मिलते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि इन तीनों तरह के शूज़ में क्या फ़र्क है। ठीक है, उसी तरह से हर चीज़ जो है अलग अलग लेवल पे, अलग अलग उस पर आपको अवेलेबल है। वही चीज़ आपको, वही कपड़े आपको शोरूम में भी मिलेंगे, वैसे ही कुछ कपड़े आपको रोड साइड पे भी मिल जाएंगे और दुकानों पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब फ़र्क ये है कि इनमें से कौन से जो मतलब इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस सिंपली आपके दिमाग में ये आता है कि ये क्वालिटी का डिफरेंस है तीनों में। आप यही कहोगे कि सर इसमें क्वालिटी डिफरेंस है। जो शू या जो भी कपड़ा हमें रोड साइड पे मिलता है या हमें दुकान पे मिलता है, वो उसकी क्वालिटी जो होती है वो शोरूम के जो हमारे जो ब्रांडेड, जैसे रीबॉक का शू आप खरीद रहे हो या किसी और कंपनी का आप खरीद रहे हो, तो उसके मुकाबले उसकी क्वालिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है उसके मुकाबले बहुत कम होगी, अच्छी नहीं क्वालिटी होगी। ठीक है, अब होता यह है क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिफरेंस है, अलग अलग लोगों का रहन सहन अलग अलग तरीके से, लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, इसलिए अलग अलग क्वालिटी का जो है सामान मार्केट में बनता है। ठीक है, और उसको बेचने के लिए अलग अलग जगहें। ग्रेड्स तब तय किए जाते हैं, क्वालिटी के हिसाब से तय किया जाता है। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसको ए ग्रेडिंग दी जाती है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या थोड़ी कम है उसको बी ग्रेडिंग दी जाती है, जिसकी क्वालिटी उससे भी कम है उसको सी ग्रेडिंग दी जाती है। हर जगह पे ऐसा होता है। मटेरियल में भी हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपको शू की एग्जांपल दी, कपड़ों के हिसाब से भी अलग अलग क्वालिटी के कपड़े जो है अलग अलग जगहों पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब जो शोरूम के अंदर जूता मिलता है, जो शू मिलता है, उसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं पहले। वो ऐसे मार्केट में नहीं आता, उसको पहले टेस्ट से पास होना पड़ता है। अगर उस अच्छी क्वालिटी का जूता होगा और अगर वो सारे टेस्ट को पास कर जाता है, उसके बाद कंपनी उसको अपने शोरूम में लॉन्च करती है। अगर वो उस टेस्ट को पास नहीं होता तो फिर वो शोरूम में नहीं आता, फिर उसको या तो दुकान पे बेच दिया जाता है, तो या फिर किसी और जगह पे किसी और तरीके से, या फिर उसको दोबारा से उसमें कुछ ना कुछ करके उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्वालिटी यहाँ पे एश्योर होगी। जो भी कोई कंपनी है वो अपना क्वालिटी जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड रखती है। ठीक है, इनका क्वालिटी चेक होता है, अगर वहाँ पे पास नहीं होता। वहीं पे अगर आप दुकान पे या किसी और जगह से आप शू खरीद रहे हो तो वहाँ पे कोई किसी तरह का क्वालिटी टेस्ट नहीं होता। अब यहाँ पे दो टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह के टर्म्स यहाँ पे आती हैं। एक है ऑर्डिनरी, एक होता है स्टैंडर्ड। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि कोई भी चीज़, एक टर्म आती है हमारे सामने ऑर्डिनरी और एक आती है स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब आमतौर पे जो चीज़ कॉमन है, ऑर्डिनरी। ठीक है, जो शू हमें दुकान पे मिल रहा है या फिर रोड साइड पे मिल रहा है वो ऑर्डिनरी है। ठीक है, मतलब बिल्कुल मामूली आम तरह का। लेकिन स्टैंडर्ड क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया जो सभी जिसका क्वालिटी एश्योर्ड है, अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ है, अच्छी क्वालिटी का जूता, अच्छी क्वालिटी के कपड़े, जिसके ऊपर टेस्ट जो गारंटी करते हैं कि ये इतना चलेंगे ही चलेंगे।
ठीक है, अच्छा असली मटेरियल, अच्छा मटेरियल जिसमें इस्तेमाल किया गया है, तो वो स्टैंडर्ड हो गया। तो हर चीज़ के जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको समझ आता है। इसी तरह से अगर आप एक क्लास में जाते हो तो क्लास में आपको बच्चों को ग्रेडिंग दी जाती है उसके रिजल्ट के हिसाब से कि इसने इस चीज़ को पास किया। जैसे अभी आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा पास किया, ऑनर्स से पास किया हुआ है यानी डिस्टिंक्शन से पास किया है, डिप्लोमा पास किया है फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, डिप्लोमा पास किया हुआ है सेकंड डिवीज़न से किया है। तो वो डिवीज़न जो है वो आपको ग्रेड्स दे रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में इसके ए ग्रेड है, इस सब्जेक्ट में इसका बी ग्रेड है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग दी जाती है। ये आप ग्रेड को समझ रहे हो, ग्रेड क्वालिटी को बताते हैं। कि उसके बाद ये जो आपके यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इनको भी ग्रेड्स दिए जाते हैं कि ये कॉलेज की ग्रेडिंग क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है। जैसे आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी है वो A+ ग्रेड है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है A+ ग्रेड है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है A+ ग्रेड है। उसके बाद आपकी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है PTU, वो ए ग्रेड है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस को भी ग्रेड सिस्टम में बांटा हुआ है यानी क्वालिटी के हिसाब से। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ग्रेड्स जो होते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब हमारे कंक्रीट में ग्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी हम समझते हैं। ग्रेड, कंक्रीट के ग्रेड्स अलग होते हैं, सीमेंट के ग्रेड्स अलग होते हैं। अभी तक आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सीमेंट है और जो कंक्रीट है ये दो अलग अलग चीजें हैं। सीमेंट इज एन इंग्रेडिएंट जो कि कंक्रीट के अंदर डलता है। ठीक है, सीमेंट के ग्रेड्स अलग हैं। सीमेंट अलग अलग ग्रेड्स में आपको मार्केट में मिलता है। 33 ग्रेड का मिलता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 43 ग्रेड का मिलता है, 53 ग्रेड का मिलता है। ठीक है, ये सीमेंट के ग्रेड्स हैं OPC के। लेकिन कंक्रीट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इनको ग्रेड्स को किस हिसाब से रखा जाता है ये भी हम रखेंगे। अभी तक मेरा समझाने का यही था। पहली लाइन में उसने लिखा हुआ है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से ग्रेडिंग की जाती है, यानी क्वालिटी अगर मैं रख रहा हूं तो किस हिसाब से रख रहा हूं कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी कितनी है। जिसकी जितनी ज्यादा है उसको वही ग्रेड हमने दे दिया। अब यहां पे एक और चीज जरूरी है। देखो, आपके सामने कंक्रीट डल रहा है लेकिन आपको ये नहीं पता, आप सोचते हो सारे कंक्रीट एक ही जैसे हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब एक छोटी सी नाली बन रही है आपके मोहल्ले में, आपके घर के आगे पीछे, तो वहाँ पे जो ग्रेड इस्तेमाल हो रहा है और एक बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को बनाने के लिए जो जो कंक्रीट इस्तेमाल किया गया होगा, तो आपको क्या लगता है कि उन दोनों में ग्रेड सेम इस्तेमाल किया जा सकता है? सिंपल सा फैक्टर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बुर्ज खलीफा 1 किलोमीटर वर्टिकल हाइट है उसकी, तो जाहिर सी बात है उसमें जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो ताकत चाहिए, जो मजबूती चाहिए लोड को उठाने के लिए, क्योंकि उस पर विंड प्रेशर भी लग रहा है, वो कितना ज़्यादा होगा। लेकिन आपके जो गली में मोहल्ले में नाली बन रही है उसमें जो कंक्रीट इस्तेमाल करना है उसमें उतनी ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस नहीं डलेंगे। तो कंक्रीट कौन सी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे या कौन से ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर लोड कितना पड़ने वाला है, यानी कितने लोड को सर्व करने के लिए वो जो मेंबर है आप बना रहे हो। ठीक है, तो घर के अंदर भी कंक्रीट जो पड़ता है उसमें ग्रेड अलग अलग हैं। स्लैब में ग्रेड अलग इस्तेमाल किया जाता है, आपके फाउंडेशन में हो सकता है ग्रेड अलग इस्तेमाल किया जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये हमें अभी क्लियर हो गया है बड़े अच्छे से। इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456 2000 स्पेसिफाइज 15 ग्रेड्स, ये भी अब समझ गया। 15 तक ग्रेड्स अभी तक हैं 2000 कोड के हिसाब से, 2000 के हिसाब से। मे भी आगे जाकर जब ये इसका नया एडिशन आया हो तो उसमें और भी बढ़ जाए, लेकिन अभी तक तो 15 ही ग्रेड होते हैं। इससे पहले जो कोड था 456 1984, उसके हिसाब से जो ग्रेड आए थे वो 7 ग्रेड हुआ करते थे तब। तो अब इसको बढ़ा दिया गया है, M40 M45 से अब M80 तक पहुंच चुका है। मैं ये भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो नहीं समझ आता दोबारा से देखो, ठीक है, जितनी बार देख सकते हो देखो। और अगर इस वीडियो से भी नहीं समझ आ रहा तो आपको यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस कंक्रीट के रिलेटेड मिल जाएंगी। इसको पढ़कर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना आप सिविल इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। अगर आप कर भी चुके हो तो आप सिविल इंजीनियर नहीं हो। अगर आपको ग्रेड ऑफ द कंक्रीट के बारे में नहीं पता तो कोई फायदा ही नहीं है इंजीनियरिंग को करने का। ठीक है, क्योंकि एक
आप अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। एक जो मिस्त्री है और एक इंजीनियर है उसमें डिफरेंस होना चाहिए ना। मिस्त्री भी कंक्रीटिंग वो खुद बनाता है, अपने हाथ से सब कुछ करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है उसको, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ की नॉलेज नहीं है, उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं पता या उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं पता। उसको सिर्फ वही चीज़ें पता हैं जो उसने याद रखी हुई हैं कि यहाँ पे इतना कढ़ाई हम सीमेंट डालेंगे, इतना कढ़ाई हम बजरी डालेंगे। अगर आप उनसे पूछते हो कि इससे होगा क्या, उनको नहीं पता कि इससे क्या होने वाला है। तो फिलहाल ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने सुपरवाइज करना है, आपने प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करना है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम, अच्छा जी, आगे मैं बता रहा था डेजिग्नेटेड एज M10 M15। अब यहाँ पे याद रखना ये जो M है, अब ये M10 से इस्तेमाल स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद M10 से भी छोटा ग्रेड होता है, लेकिन वो यहाँ पे दिया नहीं है, वो लीन कंक्रीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। M7.5 इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। M5 होगा, वो लीन कंक्रीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके भी कुछ ग्रेड्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे M10 से लेके M80 तक का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, M10 और M15 ये दो ग्रेड्स जो होते हैं, ये सिर्फ वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं, यानी जहाँ पे प्लेन सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल होना है, खाली प्लेन कंक्रीट के लिए M10 M15 का यूज होता है। अगर आप RCC का इस्तेमाल कर रहे हो तो RCC के लिए जो मिनिमम ग्रेड है वो हमारा M20 है। हम M20 से नीचे का ग्रेड नहीं इस्तेमाल कर सकते RCC के अंदर, ठीक है। जहां पे भी सरिया पड़ेगा वहां पे आपको कम से कम M20 ग्रेड इस्तेमाल करना है। कौन कहता है? IS कोड 456 कहता है। अब IS कोड कौन होता है हमें कहने वाला? भाई इंडिया में आप काम कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग को जो गाइडलाइंस देता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन क्वालिटी चेक करता है किसी भी चीज की, ठीक है। तो अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ही आपको क्वालिटी एश्योर मतलब ये दे रहा है, तो इसके आपको गाइडलाइंस इसकी फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप एक क्वालिटी की चीज बना सकते हो, ठीक है। 456 2000, M20, M25, M30, M35, M40, M45, 5 का डिफरेंस रखा हुआ है, M80 तक है। अब इसमें जो पहले 3 ग्रेड आपको नजर आ रहे हैं, M10, M15, M20, इनको नॉमिनल ग्रेड्स कहा जाता है, ठीक है। ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, और ये आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा। कोड अगर आपके पास है, कोड में आपको कोड का भी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, IS कोड, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज सिंपल गूगल में जाइए, वहां पे लिख देना IS 456 2000, आगे लिख देना, PDF फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75 और M80। तो ये सारे ग्रेड्स जो हैं ये हमारे इस्तेमाल होते हैं। पहले 3 ग्रेड जो आपको मैंने बता दिए, M10, M15, M20, ये ग्रेड जो होते हैं ये हमारे नॉमिनल ग्रेड्स हैं। आगे के जो M25, M30, M35 ये स्टैंडर्ड कंक्रीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और डिज़ाइन कंक्रीट कहते हैं इसको, वो नॉमिनल ग्रेड्स हैं। उसके आगे हमारे आ जाते हैं डिज़ाइन मिक्स, ठीक है। ये नॉमिनल मिक्स है, वो डिज़ाइन मिक्स है। तो नॉमिनल मिक्स, डिज़ाइन मिक्स, इस टर्म को भी आगे जाके हम क्लियर करते हैं कि है क्या नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स, उसको मैं क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अब M लेटर का क्या मतलब है? देखो, अगर आप यहां पे देख रहे हो तो एक तो M लिखा हुआ है, उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है जी M जो है ये रेफर्स टू मिक्स। M का मतलब है मिक्स। मिक्स कौन सा? कंक्रीट का मिक्स है ना भाई, सीमेंट, सैंड, वाटर एंड मिक्सचर्स, इन सभी को मिक्स करके आपका कंक्रीट बन रहा है। तो M स्टैंड्स फॉर मिक्स। एंड नंबर स्पेसिफाइज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नंबर सिंपली बता रहा है स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन सी? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आप समझते हो भाई, कंक्रीट जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही देगा, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को, कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को वो झेल सकता है वही उसकी स्ट्रेंथ होगी। आप कितना लोड उठा सकते हो वही तो आपकी ताकत है ना, ठीक है। आप जिम जाते हो, जिम में लोड उठाते हो, हर दिन आप कोशिश करते हो ज्यादा उठाने की, तो जितना ज़्यादा आप उठा सकते हो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, वो आपकी ताकत बन जाती है। उसी तरह से कंक्रीट भी जितना ज़्यादा लोड उठा सकता है, अब लोड जितनी स्ट्रेसेस को उठा सकता है, लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है, स्ट्रेस आ जाती है आपकी, वो कितनी उठा सकता है या झेल सकता है, उसको उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो ये नंबर है आपको आगे दिख रहा है,
वो सिंपली करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता रहा है। जैसे मैंने M10 कहा तो 10 स्टैंड्स फॉर करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि 10 उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, और किस में है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। अब ये करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? देखो भाई, कंक्रीट कोई फैक्ट्री में तो बन नहीं रहा और कोई आइडल कंडीशंस में तो बन नहीं रहा, उसको बना रहे हैं मैं और आप लोग, ठीक है। सिविल इंजीनियर बना रहा है, साइट पे बना रहा है, साइट पे सारी कंडीशन सेम नहीं होती। दुबई में बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, किसी और जगह पे बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है, तो सभी जगह टेम्परेचर तो सेम नहीं है, तो कंडीशंस भी सेम नहीं होती। जब कंडीशन सेम नहीं होती तो कंक्रीट को बनने में जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, वो कम हो सकती है। गर्मी ज़्यादा है तो पानी जो है, अगर आप क्यूरिंग कर रहे हो तो पानी उसी वक्त एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टर्म आती है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट इज करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? क्योंकि हमें कंक्रीट का डेफिनेट पता नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और कितनी वो अचीव करेगा, हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन के हिसाब से रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले भी उसमें आपको बताया था कि कंक्रीट जो है वो 28 डेज के अंदर अपने एक साल की 80%, एक साल में जितनी उसने स्ट्रेंथ गेन करनी है, याद रखना, फिर से बता रहा हूं, एक साल में जितनी स्ट्रेंथ आपके कंक्रीट ने गेन करनी है उसका 80% जो आपका कंक्रीट है वो सिर्फ 28 डेज में अचीव कर लेता स्ट्रेंथ को, और उसी 28 दिन को हम मानकर चलते हैं। ये जो आपको 10 नजर आ रहा है, M10 या M15 नजर आ रहा है, ये जो 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 15 न्यूटन, ये 15 का मतलब है कि ये इसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और ये किसके हिसाब से हमने देखी? 28 दिन तक हमने उसको पानी दिया, और 28 दिन पानी देने के बाद ये उसने लिखा है 15 सेंटीमीटर का क्यूब, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा साइड पे, 15 mm का क्यूब। इस तरीके के क्यूब बनाए जाते हैं, और इस तरीके के जो क्यूब हैं, इन क्यूब्स को हम CTM मशीन होती है, ठीक है, वीडियो पे देख लेना, CTM मशीन होती है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन होती है। इस मशीन के अंदर क्यूब्स को रखा जाता है, उसके बाद यहां से जैसे ही हम इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाते हैं, ऊपर से आप देखोगे दो वो हैं, ये इसके बीच में रखा जाता है, ये दबाएगा इसको ऊपर से, और जिस दबाव पे जाके ये टूट जाएगा वो मान लिया जाता है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो M10 ग्रेड का जो है उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसकी 10 न्यूटन होगी। अब आप कहोगे सर पूरे 10 पे ही, नो, किसी चीज पे कई बार वो 10 से ज्यादा पे होगा। अगर 10 पे कम पे होगा, अब मैं आपको बताता हूं इसमें है क्या। अब किसको हम उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मान सकते हैं? 15 सेंटीमीटर का क्यूब, क्यूब का मतलब क्या हो गया? क्यूब का मतलब अब 3 डायमेंशन में एक क्यूब बना लो जिसकी लेंथ भी 15 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 15 सेंटीमीटर है, हाइट भी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्यूब तो इसी को कहेंगे ना, सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, तो क्यूब में बन गया वो। अब जब हम इसको रखेंगे CTM मशीन के अंदर, तो होता क्या है, 28 दिन के बाद जब आप क्यूब को रखोगे, अब समझ लो आपने M10, अब कहोगे सर यार M10 में हमें कैसे समझ आएगा कि कितना सीमेंट डालना है, कितनी रेत डालनी है, कितनी बजरी डालनी है ना? सवाल सिंपल सा है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये 3 नॉमिनल मिक्स थे, मैंने आपको बताया था। नॉमिनल मिक्स जो होते हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे आपका घर बन रहा है या छोटा मोटा, इस तरह के लिए इतना हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कुछ भी करना। नॉमिनल मिक्स होते हैं, आप सीधा 3 ये मिक्स जो हैं इसमें टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके मैं ग्रेड्स बता देता हूँ। M10 का ग्रेड, जो M10 ग्रेड है, इसका आपका जो रेशो है ये है 1:3:6। उसी तरह से M20 है, सॉरी M15 है। M15 जहाँ पे इस्तेमाल करना है वहाँ पे आ गया 1:2:4 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है M20 के लिए ये ग्रेड बन जाता है 1:1.5:3 का इस्तेमाल होता है।
उसके बाद M25 है। M25 इज़ नॉट अ नॉमिनल मिक्स, बट इसका भी हमारे पास ग्रेड है। अगर आप ऐसे भी सिंपली इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये है 1:1:2। तो आपको बिना कोई टेस्ट कंडक्ट किए आप सिंपली ये रेशियो उठा लो, 1 कड़ाई सीमट, 3 कड़ाई रेत और 6 कड़ाई बजरी, M10 ग्रेड। अगर आपको 10 न्यूटन पर मिलीमीटर की स्ट्रेंथ चाहिए तो 28 दिन तक उसको पानी दीजिए। अब ये क्यूब क्या है, साथ जब आपने कंक्रीटिंग स्लैब में कंक्रीट डाल दिया हुआ है तो साथ में क्यूब भी बना दो ना, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ कंक्रीट है उसके 10-15 क्यूब बना लो, 10 क्यूब बना लो, 20 क्यूब बना लो। अब ये बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप 100 क्यूब बनाते हो, आपको 100 क्यूब बनाने नहीं है, अब 20 क्यूब बनाओ या 10 क्यूब बनाओ, लेकिन मैं अगर ऐसे मान लिया जाए तो अगर आप 100 क्यूब बनाते हो, जाहिर सी बात है सभी क्यूब एक ही लोड पे तो फेल होंगे नहीं, लेकिन होंगे 10 से ऊपर ही। ये बात कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहती है कि अगर आप M10 ग्रेड का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो क्यूब आपने बनाया हुआ है इस ग्रेड का वो 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के ऊपर की ही लोड पे फेल होना चाहिए। मतलब वो 11 न्यूटन पर मिलीमीटर पे हो सकता है, 12 पे हो सकता है, 13 पे हो सकता है। 28 दिन में वो 13 तक भी अचीव कर चुका होगा या ज्यादा पे अचीव किया होगा। तो हमें तो M10 ही मानकर, हम तो 10 ही मानकर चलेंगे, अपने हिसाब से हम 10 मानेंगे, बट वो 11, 12, 13 पे फेल हो रहा है। हाँ, 100 में से 95 क्यूब्स जो हैं वो 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के ऊपर फेल होने चाहिए, और सिर्फ 5 क्यूब को अलो करता है IS कोड कि 5 क्यूब्स नीचे फेल होने चाहिए। समझ आ गया आपको? 5 क्यूब्स को अलो करता है IS कोड। अगर 94 क्यूब्स फेल हो जाते, अगर पास हो जाते हैं और 6 फेल हो जाते हैं तो भी आपका कंक्रीट को क्रॉस कर दिया जाएगा। यानी IS कोड बिल्कुल अलो नहीं करता कि अगर 94% आपके 6% अगर होता है, 5 से 6 क्यूब अगर आपके फेल हो जाए, 6 क्यूब फेल होते हैं, नहीं माना जाएगा, उसको फिर से कंक्रीट आपको बनाना पड़ेगा। और ऐसा होता है, जो बड़े बड़े वहां पे पूरे पूरे आपके मेंबर्स को फेल कर दिया जाता है, दोबारा से उस मेंबर को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है अगर ऐसा होता है, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ अचीव करनी है। तब नहीं माना जा सकता कि वो M10 ग्रेड बना है। उसकी स्ट्रेंथ जो अगर कम, अगर वो 9 पे फेल हो जाता है, आपने M10 बनाया लेकिन 28 दिन बाद वो 9 न्यूटन पर मिलीमीटर पे फेल हो रहा है, ठीक है, तो नहीं माना जाएगा। तो ऐसे अगर 10 क्यूब बनाए हैं तो 10 में से कम 9 क्यूब जो हैं वो आपके M10 के ऊपर, यानी 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के ऊपर फेल होने। अगर आपने M15 ग्रेड इस्तेमाल किया तो M15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पे 9 कम से कम, 10 में से 9 जो है उसके ऊपर फेल होने चाहिए। सिर्फ एक को लो कर रहा है वो परसेंटेज के हिसाब से मैं बता रहा था कि 95% क्यूब्स जो हैं वो उनकी स्ट्रेंथ जो है इससे ज्यादा होनी चाहिए और सिर्फ 5% क्यूब्स की कम होनी चाहिए। वो परसेंटेज आप निकाल सकते हो जितने भी आपने सैंपल तैयार किए हुए हैं। जब भी आप कंक्रीटिंग करते हो किसी भी मेंबर में, जैसे आपने स्लैब बनाई तो साथ में ही उसके इस तरीके के क्यूब बना दिए जाते हैं, उनकी भी क्यूरिंग होती है, उनकी भी तराई होती है, उसी तरीके से उसको भी पानी दिया जाता है। और फिर आप 7 दिन बाद भी उसको टेस्ट करते हो, देखते हो 7 दिन बाद उसने कितनी स्ट्रेंथ को अचीव किया है। उसके बाद आप उसको 14 दिन के बाद भी करते हो, 28 दिन के बाद भी करते हो, और उसी के हिसाब से उसकी ग्रेडिंग को तय किया जाता है। इसके बाद डिज़ाइन मिक्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, डिज़ाइन मिक्स का क्या काम है। लेकिन इससे पहले हाँ जी, ये FCK जो है, ये FCK को याद रखना, FCK उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। अब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिंपली ये है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ है, हम तो उसके हिसाब से रख रहे हैं जो 28 दिन के बाद हमें मिल रही है। और मैंने अगर M10 ग्रेड लिया हुआ है उसमें चाहे 13 न्यूटन वो दे रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको 10 ही मानकर चलेंगे, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। और वो भी 95% क्यूब्स अगर पास कर जाते हैं M10 के ऊपर फेल होते हैं, 10 न्यूटन के ऊपर फेल कर रहे हैं, अगर आप M10 का इस्तेमाल कर रहे हो तब जाके हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मानेंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जाहिर सी बात है, स्ट्रेंथ है एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन इज द लोड पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे पड़ रहा है तो मिलीमीटर स्क्वायर में हम स्ट्रेंथ को लेते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर लिख रहा है 10 तो इसका मतलब वो 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 10 न्यूटन 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया पे वो लोड उठा सकता है। ये उसकी काबिलियत है, ये उसकी ताकत है। और MPa मेगा पास्कल्स को कहते हैं। पास्कल्स प्रेशर के यूनिट्स होते हैं, बेसिकली प्रेशर और स्ट्रेस यहाँ पे सेम चीज है, ठीक है। तो पास्कल्स
आपको पता है m क्या है, m मेगा को बोलते हैं, और मेगा क्या होता है, m 10⁻6 होता है ना। तो अगर हाँ 10⁻6 हो गया, अब ये बोल रहा है मेगा पास्कल्स। अब 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 पास्कल्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मिलीमीटर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास कितने मेगा पास्कल्स हैं, हमारे पास मेगा पास्कल है ना। अगर हम मेगा पास्कल लें तो यहाँ पे बनता है वो 10⁻6, ठीक है। और ये क्योंकि मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में यही बन जाएगा, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ये ना मेगा पास्कल्स इज इक्वल टू, मेगा की जगह लिख दो 10⁻6 और पास्कल्स की जगह लिख दो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है तो मिलीमीटर बनाने के लिए 10⁻6 लगेगा। आप जानते हो 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर ये इसके साथ कट जाएगा, और जब ये इसके साथ कटा तो पीछे क्या बचेगा, 1 मेगा पास्कल्स। 1 मेगा पास्कल किसके बराबर है, 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो यानी आप मिलीमीटर स्क्वायर की जगह, न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर की जगह मेगा पास्कल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आगे ज़्यादा जो भी गीगा पास्कल्स, किलो पास्कल्स, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। ये था हमारा ग्रेड्स के बारे में कुछ एक लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ है पढ़ने वाला। करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको 100, ये जो 95 वाला बताया, 95% वाला, ये आगे जाके आएगा। क्लॉज नंबर 6.1.1 है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि कैसे इसको किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।